हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 के अध्याय 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो प्रश्न 1 है कि कौजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो उत्तर है कि कौजी हाउस में दूसरों के खेत में घुस करके फसल को हानि पहुंचाने वाले पशुओं को बंद कर दिया जाता था। बंद पशुओं का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, यानी कि कितने पशु बंद किए गए उनका रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। यदि किसी पशु का मालिक उसको लेने आता था तो उस रिकॉर्ड के आधार पर पशु को जुर्माना लेकर के छोड़ दिया जाता था, परंतु जिन पशुओं के मालिक नहीं आते थे उनकी नीलामी की जाती थी, यानी कि जिन पशुओं को लेने के लिए उनके मालिक नहीं आते थे तो उनकी नीलामी की जाती थी। अतः कौजी हाउस में पशुओं की सही जानकारी रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती होगी। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो उत्तर है कि छोटी बच्ची बड़ी अभागी थी। बचपन में उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी और उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसीलिए हीरा मोती की व्यथा को देख करके उसके मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उसे लगा कि वे भी उसी की तरह ही अभागे हैं। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर करके आए हैं। तो प्रस्तुत कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर करके सामने आए हैं, यानी कि जिनमें नीति संगत बात की गई है। तो पहला है कि अत्यधिक सीधा और सहनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सीधे इंसान को गधा कहा जाता है। इसीलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के प्रति संघर्षरत रहना चाहिए। दूसरा है, मनुष्य को हमेशा स्वामी भक्ति, सहयोग, परोपकार, मित्रता और नारियों के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तीसरा है, आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चौथा है, मनुष्य को नारी जाति का सम्मान करने वाला, धर्म की मर्यादा को मानने वाला तथा सच्ची आत्मीयता रखने वाला होना चाहिए। तो ये निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर करके सामने आए हैं। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। यानी कि गधे का जो रूढ़ नाम है, जो प्रचलित नाम है, वह क्या है, मूर्ख है। तो प्रेमचंद ने मूर्ख का प्रयोग ना करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना करके उसे संतोषी, सहनशील, सुख दुख में समान रहने वाला, क्रोध रहित एवं स्थिर व्यवहार वाला बताया है। तो ये सब गधे की विशेषताएं मुंशी प्रेमचंद्र ने बताई हैं। इस आधार पर उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। इस प्रकार कथाकार ने गधे के सहिष्णु, सद्गुणी एवं संतोषी स्वभाव वाले अर्थ की ओर संकेत किया है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। यानी कि इस पाठ में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जिनसे हमें यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो दो बैलों की कथा में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का पता चलता है। तो देखिए वे घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है कि वे एक दूसरे को सूंघ कर व चाट करके अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा है, दोनों बैलगाड़ी या हल में जोते जाने पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं ढोने का प्रयास करते थे। तीसरा है, मटर के खेत में दोनों मस्त होकर के सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे।
मोती के द्वारा हीरा को गड्ढे में गिराए जाने पर भी हीरा खड़ा होकर के मोती से मिल गया और दोस्ती को दुश्मनी में नहीं बदलने दिया। नंबर 4 है, गया के द्वारा हीरा की निर्दयता पूर्वक पिटाई करने पर मोती का क्रोध भड़क उठा और वह हल, जुआ आदि लेकर के भाग निकला और उनको तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया। यानी कि हीरा की जो पिटाई हुई थी उसने इस प्रकार से बदला लिया। 5वां है, दोनों मित्रों ने सहयोगी रणनीति से सांड का मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया। 6 है, मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी उसके पास में आ गया, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। और 7वां है, कौजी हाउस में दीवार गिराने पर जब हीरा की रस्सी नहीं टूटी तो मोती भी अकेले बाहर नहीं गया। तो ये उपरोक्त समस्त तरह के आचरणों से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो हीरा के उक्त कथन के माध्यम से प्रेमचंद का स्त्री जाति के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त हुआ है। भारतीय संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः कथन से नारी को सम्मानित एवं पूज्य माना गया है। हमारे समाज में कुछ लोग स्त्री को केवल भोग्या तथा साधारण जीव मानते हैं, उसका शोषण उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते भी हैं, परंतु प्रेमचंद का ऐसा दृष्टिकोण नहीं रहा है। उन्होंने स्त्री को समता एवं सम्मान का पात्र बताया है। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है। यानी कि जो किसान होते हैं उनमें, जो उनके पशु होते हैं उनमें और किसानों में जो आपसी संबंध होता है उसको इस कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है। तो कहानी में किसान जीवन वाले समाज में मनुष्य और पशु का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। वे एक दूसरे के सहायक और पूरक रहे हैं। किसान पशुओं को घर का सदस्य मान करके उनसे प्रेम करता है और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा मोती को घर के सदस्यों की तरह स्नेह करता था, इसीलिए हीरा मोती 2 बार उसकी ससुराल से भाग करके अपने थान पर जा खड़े हुए थे। उन्हें देख करके वह ही नहीं उसकी पत्नी भी आनंद से भर उठी थी। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो इस कथन से यह ज्ञात होता है कि मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है। वह अत्याचार का विरोधी तथा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला है और आज़ादी का समर्थक है। इसीलिए वह कौजी हाउस की दीवार को तोड़ करके बंद पड़े पशुओं को आज़ाद कर देता है। उसे इस बात पर संतोष होता है कि अब चाहे कुछ भी हो, इतना तो हो ही गया है कि उसके प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। प्रश्न 9, आशय स्पष्ट कीजिए। कह है कि अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इसका हमें आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का आशय है कि सामान्य पशु होते हुए भी हीरा और मोती एक दूसरे के मनोभावों को समझ लेते थे तथा मूक भाषा में विचारों का आदान प्रदान करते थे। मूक यानी गूंगी भाषा, उसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। इससे कथाकार का मानना है कि उन दोनों बैलों के पास अवश्य ही कोई गुप्त शक्ति थी जिसके माध्यम से मूक भाषा में वे एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझ लेते थे। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, परंतु उसके पास में ऐसी गुप्त शक्ति का अभाव है जो बिना बोले ही दूसरे की भावनाओं को स्पष्टता समझ सके। ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती,
पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो इस पंक्ति का आशय है कि गया के घर में हीरा मोती के साथ में अत्याचार होता था। गया उन्हें मारता था और खाने के लिए सूखा भूसा देता था, यानी कि सूखा चारा देता था। दोनों बैल इसे अपना अपमान समझते थे। संध्या के समय उसी घर की एक छोटी सी बच्ची ने 2 रोटियां ला करके प्रेम से उन दोनों को खिलाई, यानी कि हीरा और मोती को खिलाई। एक एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं हुई, परंतु छोटी बच्ची के प्रेमपूर्ण व्यवहार को देख करके उन दोनों में एक शक्ति का संचार हो गया, मानो उन्हें अच्छा भोजन मिल गया और उनके हृदय में यह भाव जागा कि यहाँ पर किसी सज्जन का तो वास है। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं, कै, खे, गै, घे। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही है वह हमें छांटना है। तो कै विकल्प है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, तो इसलिए उसने दोनों बैलों को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। या फिर खे है कि गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गै है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। और घै है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। खली क्या होती है? जिसे जो पशुओं का चारा होता है उसमें मिला करके इसे खिलाया जाता है, तो उसे खली आदि की सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो हमें सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाना है। तो इसमें से देखिए जो गै विकल्प है वह सही है। तो गै विकल्प क्या है कि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसलिए वह दोनों को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए देता था। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो प्रस्तुत कहानी में हीरा मोती को स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के प्रतीक के रूप में रखा गया है। इन दोनों ने गया के घर जाने पर मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम दर्शाने और अत्याचार और शोषण का विरोध करने में अपनी क्षमता का परिचय दिया। इस संघर्ष में उन्हें वहां प्रताड़ना मिली, मार भी खानी पड़ी और भूखा भी रखा गया, फिर भी वे अपने ढंग से उसका विरोध भी करते रहे। इस तरह गुलामी के बदले आज़ादी की लालसा में उन्हें संघर्षरत रहने की अपनी बलवती भावना का परिचय दिया। प्रश्न 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो उत्तर है, जिस समय यह कहानी लिखी गई उसी समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। अपनी बात को खुल करके न कह सकने के कारण प्रेमचंद्र ने 2 बैलों के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत किया। यह अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति की कहानी है और इसमें क्रांतिकारियों को हीरा मोती के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हीरा मोती को लेकर के कहानी में जो घटनाक्रम एवं विचारा अभिव्यक्ति दर्शाई गई है वह सब आज़ादी की लड़ाई से मेल खाती है, जहाँ झूरी का घर स्वराज का और गया का घर पराधीनता का प्रतीक है, वहीं हीरा अहिंसा का और मोती क्रांति का प्रतीक है। अंत में इन दोनों की विजय बताई गई है। भाषा अध्ययन। प्रश्न 13, बस इतना ही काफ़ी है। तो ही के नीचे देखिए अंडरलाइन की गई है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, और दूसरे वाक्य में भी के नीचे अंडरलाइन किया गया है। ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में से ऐसे 5 वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो निपात किसे कहते हैं? यानी कि जिस वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम करते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं वो निपात कहलाते हैं। तो हमें कहानी में से ऐसे 5 वाक्य जो ढूंढने हैं जिनमें निपात का प्रयोग किया गया है। तो देखिए 5 वाक्य हैं। जोर तो मारता, और ये देखिए ही, ये क्या है? निपात शब्द है, जाऊंगा। जोर तो मारता ही जाऊंगा, तो यहाँ पर ही पर जोर है। तो ऐसे जोर देने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? निपात। दूसरा है ना भिड़ने पर, और यहाँ पर देखिए ये क्या है? भी। तो भी क्या है? निपात। जान बचती नहीं नजर आती। तीसरा है
एक ने, और ये देखिए निपात इसमें क्या है, भी, उसमें मुंह ना डाला, एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। चौथा है आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, तो यहाँ पर निपात क्या है, ही। पांचवा है सांड को, और यहाँ पर देखिए भी पर जोड़ दिया जा रहा है, तो भी क्या है, निपात शब्द है। तो सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। प्रश्न 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए तथा उपवाक्य छांट करके उसके भेद भी लिखिए। क्या है कि दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, तो यह मिश्रित वाक्य है। और इसमें देखिए दीवार का गिरना था, यह क्या है, प्रधान या मुख्य उपवाक्य। और अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यह क्या है, आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। ख है सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत ही कठोर आया, तो यह कैसा वाक्य है, यह मिश्रित वाक्य है। अब इसमें सहसा एक दड़ियल आदमी आया, तो यह क्या है, प्रधान उपवाक्य। दूसरा है जिसकी आंखें लाल थी, यह क्या है, आश्रित विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है और मुद्रा अत्यंत ही कठोर थी, यह भी आश्रित विशेषण उपवाक्य है। ग है हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, यह कैसा है, यह मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो हीरा ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है। और दूसरा है कि गया के घर से नाहक भागे, यह क्या है, आश्रित संज्ञा उपवाक्य। घ है मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, यह कैसा है, यह मिश्र वाक्य है। तो बिकेंगे, यह क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और मैं बेचूंगा, यह आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब है अनय में कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, तो यह मिश्र वाक्य है। मैं बेमारे ना छोड़ता, यह प्रधान उपवाक्य है। और दूसरा है कि अगर वह मुझे पकड़ता, तो यह आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य है। प्रश्न 15, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कहानी में प्रयुक्त मुहावरे निम्नलिखित हैं, जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना, सिंगनी का रूप धारण करना, सींग मारना, गम खाना, जी तोड़ करके काम करना, सिर झुकाना, धौल धप्पा होना, कोर कसर उठा न रखना, पसीना आना, दिल भारी होना, आँख न उठाना, पलट जाना, टाल जाना, जान से हाथ धोना, नाकों में नथ डालना, जान जोखिम में डालना, मन फीका होना, अकड़ निकल जाना, खलबली मचना, मन फीका करना, माथा चूमना, काम आना आदि। तो ये सभी मुहावरे इस कहानी में प्रयुक्त हुए हैं। अब इन मुहावरों में से कुछ का हम वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। तो पहला है कि शत्रु तभी शांत होगा जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दूसरा है मालकिन ने तुरंत पास आकर के दोनों के माथे चूम लिए। तीसरा है कौजी हाउस में बंद होने पर दोनों की अकड़ निकल गई। और चौथा है कौजी हाउस की दीवार गिरने पर सभी जानवरों में खलबली मच गई। और पांचवा है कि यही रहे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह शब्द संपदा यानी कि इस पाठ से संबंधित जो शब्द हैं उनके ये शब्दार्थ हैं। तो जैसे है निरापद, तो इसका सुरक्षित, सहिष्णुता सहनशीलता, पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई इसका मतलब होता है जोड़ी, कुलेल यानी कि क्रीड़ा यानी कि मस्ती, जानवर जो मस्ती करते हैं वो क्या कहलाती है, कुलेल या क्रीड़ा, कल्लोल, विषाद यानी उदासी, पराकाष्ठा अंतिम सीमा, गण्य यानी कि गणनीय या सम्मानित, विग्रह अलगाव, पगैया पशुओं के बांधने की रस्सी, गराव फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, प्रतिवाद यह क्या कहलाता है, विरोध, टिटकार
मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द। मसलहत यह हितकर। रगेदना यानी खदेड़ना। मल्लयुद्ध यह क्या कहलाता है? कुश्ती। साबिका वास्ता या फिर सरोकार यानी कि उससे मतलब होना। कॉजी हाउस या फिर कॉइन हाउस, तो देखिए कौन सी जगह होती है, यानी कि मवेशी खाना। वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाले या फिर लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर के छोड़ दिए जाते हैं या फिर नीलाम किए जाते हैं, वह क्या कहलाता है? कॉइन हाउस या फिर काजी हाउस। रेवड़ पशुओं का झुंड। उन्मत्त यानी कि मत वाला, मदमस्त। थान पशुओं के बांधे जाने की जगह। उत्साह उत्सव या फिर आनंद। तो ये इन सभी शब्दों के अर्थ हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।